अस्सलाम वालेकुम। जो ज्वाइन करता जा रहा है ज़रा ओवरव्यू दे दें, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, क्विक समरी दे दें मुझे। मोहम्मद उमर, शफीउल्लाह, निम्रा, एक क्विक समरी जल्दी से। मैम मैं तो लास्ट क्लास में नहीं थी क्योंकि मैं आउट ऑफ सिटी थी, तो मैंने आपको बोल दिया था। ठीक है। बाकी जो क्लास में थे उमर भी थे, शफीउल्लाह भी थे। मैसेज करते हैं ग्रुप में कि क्लास स्टार्ट है तो आ जाए जितने स्टूडेंट्स हैं सब, फिर मैं स्टार्ट लिखती हूँ। ओके और मैम। बाकी शफीउल्लाह वगैरह जो हैं ज़रा मुझे क्विक समरी दे दें। और आप लोगों ने स्टार्ट लिए प्रेजेंटेशंस बनानी? मैम टॉपिक क्या है? टॉपिक की समझ नहीं आ रही। इस टॉपिक की समझ नहीं आ रही? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। किस टॉपिक की समझ नहीं आ रही उमर आपको? मैम किस टॉपिक पे करनी है प्रेजेंटेशन? जो आपको अच्छा लग रहा है टॉपिक ले लें। मैम किसी ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक पे या ऐसी टॉपिक पे कर लें? किसी ऑर्गेनाइजेशन को भी ले सकते हैं आप कि इस कंपनी ने किस तरीके से फाइनेंशियली ग्रो किया, इनकी नेटवर्थ किस तरह से क्या है, और इन्होंने ले सकते हैं बड़ी बड़ी बिजनेसेस ले सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ले लें आप, एप्पल का ले लें, जो आपका दिल कर रहा है आप उनकी फाइनेंशियल वो देखेंगे किस तरीके से इन्होंने फाइनेंशियल वर्किंग किस तरह से की। मैम वो केस मैंने स्टडी हो जाएगी, स्टोरी बन जाएगी, वो स्टोरी टाइप। वो मैंने फेस मास्क की वो पीपीटी बनाई है अपनी, तो किसकी? वो मैं शेयर कर सकता हूँ फेस मास्क। आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही। मैम वो मैंने फेस मास्क की वो पीपीटी बनाई है अपनी। फेस मास्क की? यस मैम। अच्छा, वो क्या है, किस बारे में है? मैम उसमें वो मिशन विजन और पार्टनर्स और ये सब आते हैं। परफेक्ट। वो आपने किस चीज़ के लिए बनाई है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। फेस मास्क की वो मैंने वो कामयाब जवान के लिए वो आइडिया बनाई थी। ठीक है। तो एक दोस्त ने कहा है कि इसमें ये मिसिंग है, आप इसको कर ले, तो वो फिर ये आइडिया एक्सेप्ट करेगा, तो वो मेरे पास पड़ा है। क्या मिसिंग है उसमें आपका? क्या मिसिंग है उसमें? जी, क्या मिसिंग है? आपके पेपर्स कब से एक्सपेक्टेड है, ये आइडिया है? नो मैम। अच्छा जी, वकार और बाकी सब एक क्विक ओवरव्यू दे दें। हमने लास्ट क्लास जी में क्या मैम। किया था, जो लास्ट क्लास में किया था उसका समरी क्विक ओवरव्यू दे दें। लास्ट क्लास में मैम जी जी। उसमें हम सोर्सेज मैम ऑफ फाइनेंस पढ़ी थी मैम। ये कहाँ से हम पैसा जनरेट करते हैं,
फाइनेंस करते हैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए या सपोर्ट या स्ट्रेंथ करने के लिए। तो उसमें हमारे पास 3 टाइप है, पहले शॉर्ट है, फिर मीडियम टर्म है, फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म है। तो उसमें हमने शॉर्ट टर्म वाला पढ़ा था मैम, ठीक है। इसमें हमारे पास ये कमर्शियल पेपर, कमर्शियल बैंक वगैरह, ट्रेड क्रेडिट, वर्किंग कैपिटल, लिक्विडिटी। ओके। इसमें इंटरनल और जो मैम एक्सटर्नल सोर्सेज के बारे में भी हमने पढ़ा था। तो अभी फाइनल टर्म में फाइनल टर्म के लिए आपके जो आपके चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं, ये इंट्रोडक्शन टू फाइनेंस और टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, ये 2 चैप्टर्स आपके फर्स्ट आपके मिड टर्म में थे, और फिर आपको मैंने दिया था सेकंड में आपको 3 चैप्टर्स आपने किए थे, शेयर्स एंड शेयर कैपिटल। इसी सीक्वेंस से मैंने आपके LMS पे भी अपलोड किया हुआ है, शेयर्स एंड शेयर कैपिटल। इंट्रोडक्शन टू बिजनेस, जी ये वाला होगा, मतलब कि फाइनल कोर्स में आएगा? नहीं, मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, सोर्सेज ऑफ आप लोगों के जो फर्स्ट इंटरनल में आया था, फर्स्ट 2 चैप्टर्स थे, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंस एंड टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये आपके फर्स्ट इंटरनल में थे। सेकंड में मैंने आपको स्टॉक एक्सचेंज, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान और आपको शेयर्स एंड शेयर कैपिटल्स ये करवाया था, ठीक है। तो ये 3 चैप्टर्स जो थे आपके सेकेंड इंटरनल में आ गए थे। अब आपके पीछे रह गए हैं सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी मैं आपको करवा चुकी हूँ, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस आपका चल रहा है, ठीक है। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, और आपका तीसरा चैप्टर है फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज। एक ये और हम चैप्टर करेंगे, फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज, ठीक है। सिर्फ ये तीसरा भी हो जाएगा, तो ये 3 चैप्टर्स आपके फाइनल टर्म में इंक्लूड होंगे। अभी ये मैंने डिसाइड नहीं किया कि आपका फुल कोर्स आएगा या आपका सिर्फ फाइनल टर्म का आएगा। इन केस अगर ऑब्जेक्टिव बेस हुआ तो देयर इज़ मोर पॉसिबिलिटी कि मैं आपको फुल कोर्स दूँ, लेकिन अगर आपका ऑनलाइन हुआ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव ना हुए और क्वेश्चन आंसर वगैरह भी, तो फिर मैं आपको बता दूँगी कि आपके कितने चैप्टर इंक्लूड हैं। लेकिन फ़िलहाल आपके फाइनल टाइम के लिए ये 3 चैप्टर्स हैं। अच्छा, अब आप लोगों में से जिसने ज्वाइन कर लिया है और अगर वो क्लास में नहीं था और उसने अपना टॉपिक जो है प्रेजेंटेशन का वो चूज़ नहीं किया, तो वो अपना टॉपिक चूज़ कर लें, और यहाँ पर निमरा मौजूद हैं, जल्दी से उनको लिखवा दें टॉपिक अपनी प्रेजेंटेशन का टॉपिक। नेक्स्ट क्लास में आपकी प्रेजेंटेशन होगी, सो मेक श्योर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मैं लास्ट क्लास में नहीं था, तो प्रेजेंटेशन का मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं प्रेजेंटेशन करूंगा वुमेन एम्पावरमेंट पर। जी, आपने बिजनेस फाइनेंस का टॉपिक लेना है। ये कौन कह रहे हैं मैंने वुमेन एम्पावरमेंट पे प्रेजेंटेशन करनी है? हामिद जमाल। अच्छा, हामिद जमाल, आप बिजनेस फाइनेंस का टॉपिक ले सकते हैं, ठीक है। तो मैम जनरली नहीं ले सकते, नहीं, मतलब वुमेन एम्पावरमेंट में भी तो। जी, लेकिन आपको जर्नली नहीं लेना, आपको बिजनेस फाइनेंस का टॉपिक लेना है, ठीक है। मैम पता चल सकता है कि कौन कौन से टॉपिक है या किस पर टॉपिक? यू आर फ्री, अपने चैप्टर्स खोलें, जितने चैप्टर्स हैं 8 चैप्टर्स, इसको खोलें, इसके अंदर कोई भी टर्म अच्छी लगती है उसके ऊपर ले लें, और इसके अलावा आप कोई लेना चाहते हैं आप वो ले लें। यस मैम। ठीक है। आप इंटरेस्ट रेट का एक नहीं लिए, लेकिन आप फर्दर फ्लोटिंग इंटरेस्ट और फिक्स इंटरेस्ट पे ले सकते हैं। बहरहाल आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से देखें। फिर आप लोग इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं टॉपिक देने लगी तो इट विल बिकम अ वेरी ह्यूज लिस्ट। जी मैम मैं लास्ट क्लास में थी तो नहीं, लेकिन मेरी रोमा से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि आप कोई टॉपिक मतलब चूज कर लें, मैम कह रही हैं। तो मैंने स्पेक्यूलेटर्स जो है वो टॉपिक चूज किया था, तो मैंने वो लिखवा दिया था। जी बिल्कुल, आपका टॉपिक हो चुका है फाइनलाइज। अच्छा, बाकी सबको मैं बता दूं जो क्लास में नहीं थे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग अपने टॉपिक्स मुझसे अप्रूव करवाएं आज इसी क्लास में। अगर आप इसके बाद मुझे कोई टॉपिक सेंड कर रहे हैं और फिर मैं उसको अप्रूव नहीं करूँगी। सो मेक श्योर कि अभी आप चूज़ कर लें। अभी आप लोगों को मैं 2-3 मिनट्स दे रही हूँ, उसमें चूज़ कर लें आप, और मुझे मैम टॉपिक का नेम सेंड कर दें। जी मैम
मैंने तो सिक्स सिग्मा फॉर इंडस्ट्री आपको बताया था। जी जी जी, मैं आपको नहीं कह रही, आपका बिल्कुल ठीक है। जिनके लास्ट टाइम लिख लिए थे टॉपिक्स और जिनकी लिस्ट शेयर हो गई थी, दे आर फिक्स्ड एंड फाइनलाइज्ड। मेरे ख्याल से वो ज़ैनब थी या रोहमा थी, उसने वो प्लेस में मेरा नहीं लिखा हुआ था। नहीं था, उनको रिमाइंड करा दें कि वो लिख दें। अगर वो नहीं लिख रही तो इस टाइम पे हमारे साथ कॉल में कौन है, कॉल में कौन सी फीमेल है इस टाइम पे? ये निमरा है, पलवशा है। निमरा, ओके निमरा लिख लें आप। हारिस का नेम लिख लें, ये लिस्ट में नहीं था। ओके मैम, मैं लिखती हूँ। ठीक है, और उसके अलावा जितने अभी इंडस्ट्री, इसके अलावा जितने अभी स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है, जो पिछली क्लास में नहीं थे, सो मेक श्योर कि आप लोग अपना नेम और अपना जो टॉपिक है प्रेजेंटेशन का वो लिखवा दें आप। अच्छा, और एक और बात मैं आपको बता दूं, ओवर एंड अगेन मैं कह रही हूँ, आज मैं इंशाल्लाह आप लोगों की ये प्रेजेंटेशन वाली पोस्ट जो है वो जनरेट कर दूंगी आपके LMS पर। तो आप लोगों ने अपनी स्लाइड्स जो हैं प्रेजेंटेशन से पहले सबमिट करनी है। जो डेडलाइन है आपकी स्लाइड्स की, उस तक आपने मे बी मैं आपको डेडलाइन संडे की दे दूँ, तो बाय संडे आपकी प्रेजेंटेशन स्लाइड्स जो है वो अपलोडेड हों। फिर वहाँ पर LMS पे जो मैं आपको मार्क्स दूंगी वो अकॉर्डिंग टू योर स्लाइड्स एज वेल एज जो आपने अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे होंगे उसके होंगे। 20 मार्क्स है इस प्रेजेंटेशन के। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपकी मेजर असाइनमेंट टाइप जो होती है, जिसके अकॉर्डिंग मैं आपकी इंटरनल असेसमेंट करूंगी। तो आप लोगों के लिए मेक श्योर करें कि आप लोग ये प्रेजेंटेशन ज़रूर दें। तो जो स्टूडेंट दे रहे हैं, नहीं दे रहा, आप हर एक को लाजमी बता दें कि ये प्रेजेंटेशन उसके लिए मैंडेटरी है, लाजमी दे और तैयार कर ले स्लाइड्स। अच्छा, अब हमारे पास है मीडियम टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। इसमें हमारे पास फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, कमर्शियल बैंक्स होते हैं, पब्लिक डिपॉजिट्स, हायर परचेज, लीज, फाइनेंसिंग, करेंसी बॉन्ड्स, इंस्टॉलमेंट क्रेडिट्स। अब ये सब चीज़ें हैं क्या हमारे पास? तो मीडियम टर्म फाइनेंस हमारे पास एक वर्किंग कैपिटल, जब हम लोग डे टू डे, हम वर्किंग कैपिटल पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में कि वर्किंग कैपिटल क्या है। जब आपको डेली डे टू डे एक्टिविटीज़ करनी होती हैं अपने बिजनेस के लिए और फिर आपको इसके लिए फाइनेंसेस जनरेट करने होते हैं, तो उसके लिए फिर आप फाइनेंसेस जनरेट करते हैं डिफरेंट वे से। कुछ चीज़ों के लिए आपको शॉर्ट टर्म फाइनेंसेस चाहिए होते हैं, कुछ के लिए मीडियम और कुछ के लिए लॉन्ग टर्म चाहिए होते हैं। सो शॉर्ट टर्म तो आपके विद इन 1 ईयर जब आप फाइनेंसेस जनरेट करते हैं के लिए, जब देखिए विद इन 1 ईयर आपने जो एक्टिविटीज़ रन करनी है अपनी बिजनेस की, उसके लिए जो आप फाइनेंसेस जनरेट कर रहे हैं वो आपके शॉर्ट टर्म फाइनेंस है। अब वो फाइनेंसेस जो आपको ऐसे बिजनेस एक्टिविटीज़ जो आपको रन करने के लिए फाइनेंसेस 1 से लेकर 5 ईयर्स तक के बीच में चाहिए, तो उसको हम कहते हैं मीडियम टर्म फाइनेंसेस। बेशक आपने मशीनरी लेनी है, कोई प्लांट लगाना है, ठीक है, तो आप अपना बिजनेस एक्सपेंड कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए आपको जो पैसा ले रहे हैं वो आपने रिटर्न 1 से 5 साल के बीच में आप कर सकते हैं, या कम से कम 5 साल तक के लिए आप ले रहे हैं इतनी अमाउंट, थोड़ी सी ज़्यादा अमाउंट ले रहे हैं हम शॉर्ट टर्म से, तो इसको हम मीडियम टर्म फाइनेंसेस कहेंगे। इसमें डिबेंचर इश्यूज आ जाते हैं, बोरिंग फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो पैसे लेते हैं, कमर्शियल बैंक से लेते हैं, डिबेंचर्स लेते हैं, ठीक है, एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स एक्सेट्रा, ये हमारे पास आए थे, इसको डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं हम। अच्छा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस तो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, कमर्शियल बैंक्स भी किया हुआ है। कौन ज़रा मुझे ओवरव्यू देगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का? अगर किसी ने मुझे ये जल्दी से ओवरव्यू दे दिया तो शायद मैं आपका मिड टर्म का कोर्स इंक्लूड ना करूँ, लेकिन अगर किसी ने ना दिया तो फिर मोर प्रोबेबली मैं मिड टर्म का कोर्स इंक्लूड कर दूँगी। जी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और कमर्शियल बैंक सब बता दिए क्या होते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हमारे साथ वो करंट अकाउंट पे बेस करता है, और दूसरा जो है और करेंसी एक्सचेंज पे वो बेस करता है। नाम से जाहिर होता है कि इंस्टीट्यूट। जी
मैम ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होती है वो ऐसी कॉर्पोरेशन या ऐसी कंपनीज होती है जो मतलब कि लोन्स वो अरेंज करवाती है। मैम ये जैसे कमर्शियल कि फॉर बैंक जो एग्जांपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आता है। इंश्योरेंस कंपनी, इन्वेस्टमेंट फंड वगैरह और ये बैंक वगैरह ये भी इसमें आ जाते हैं मैम कॉर्पोरेट उसमें मैम। ये फाइनेंशियल मैम इंस्टीट्यूशन में जो कमर्शियल बैंक होते एक हैं मिनट वो हारिस। ऐसे बैंक होते हैं जो मोस्ट यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिसमें अपना डेली टू डेली रूटीन वाइज जो बिजनेस वो रन करते हैं उसको वहाँ पे जो है ना वो कर लेते हैं। सो हर वो इंस्टीट्यूशन जो फाइनेंसिस के साथ डील करता है यस वो हमारे पास फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। इसमें बैंक्स भी आ जाएंगे, ठीक है, इसमें हमारे पास इंश्योरेंस कंपनीज भी आ जाएंगी, ट्रस्ट कंपनीज आ जाएंगी, इसमें हमारे पास ब्रोकर फर्म्स आ जाएंगी, ठीक है, इन्वेस्टमेंट डीलर्स आ जाएंगे इसमें। अब ये यस मैम सारे हमारे पास फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। इसमें से कुछ जो है वो आपको लोन भी देंगे, कुछ आपको लोन नहीं भी देंगे, कुछ आपके एज अ ब्रोकर फर्म आपके लिए काम करेंगे, एज अ मिडल मैन आपके लिए काम करेंगे, लेकिन वो दो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को आपस में मिला रहे होंगे, या एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और या आपको कस्टमर को एक स्टॉक शेयर होल्डर को आपस में मिला रहे होंगे। सो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, हर वो इंस्टीट्यूशन जो हमारा फाइनेंसेस के साथ डील करता है, ये होता है, ठीक है जी। हारिस आप कमर्शियल बैंक बता रहे थे जी, अब बता दें। जी मैं भी यही बता रहा था कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो होते हैं जो कि फाइनेंस से रिलेटेड वो डीलिंग करते हैं, यानी कि वो उसको बारोइंग करते हैं, दूसरों को लोन देते हैं, इस तरह वो जितने भी फाइनेंस से रिलेटेड कोई डीलिंग हो, ट्रांजेक्शन हो, जो भी वो करते हैं। और कमर्शियल बैंक उसकी एक एग्जांपल है। ठीक है, तो कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं फिर हमारे पास? ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है मैम, ये कि कोई अगर इन्वेस्टमेंट करता है तो उसके लिए ये कोई इसमें अगर अकाउंट बनाता है, सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट, इस तरह कोई और अकाउंट बनाता है तो अगर वो मैम जो इंडिविजुअल जनरल हो या पब्लिक के लिए कारपोरेट यूज हो। होता है। यस मैम, अगर वो इंडिविजुअली कोई हो या कोई कारपोरेट सेक्टर हो। नहीं, कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं ना, ये भी हमारे पास, जैसे आपने कहा कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की ही एक टाइप है, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, ये हमें इन्वेस्टमेंट देते हैं। अब ये अकाउंट्स हमें पहले तो इसमें तो पहली बात तो ये कि इनमें डिफरेंट टाइप के अकाउंट्स होते हैं, सेविंग अकाउंट्स होते हैं, करंट अकाउंट्स हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, ये इंडिविजुअल्स को या कॉरपोरेशंस को के लिए फंडिंग्स भी करते हैं, इनको जो है कर्जा वगैरह, लोन वगैरह भी देते हैं, ठीक है। Along with that, it provides a range of financial services to the general public, such as accepting deposits. उनके डिपॉजिट जो आप पैसा रखवा रहे हैं वो रख लेते हैं और उसको ऐसे सिक्योर इन्वायरमेंट दे देते हैं। घर में आपको सिक्योरिटी नहीं होती पैसे की, या ज़्यादा पैसा है कहीं गुम ना जाए, चोरी ना हो जाए, ठीक है। फिर ग्रांटिंग लोन्स, आपको साथ ही में वो कर्जा देते हैं। एंड एडवांस टू द कस्टमर, एडवांसेस, ठीक है, लोन्स या एडवांस जो है, एडवांस पेमेंट जो होती है वो कस्टमर को देते हैं, ठीक है। अब आजकल जो है यही कमर्शियल बैंक्स जो हैं ये आपको डिफरेंट टाइप के लोन्स प्रोवाइड कर रहे हैं, वेरियस मेच्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म लोन्स हो गए, मीडियम टर्म हो गए और लॉन्ग टर्म हो गए। जी उमर, आप क्या कह रहे हैं, क्या पूछना चाह रहे हैं? उमर ने हैंड रेज किया था, कुछ पूछना चाह रहे हैं उमर आप? ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। नेक्स्ट है हमारे पास पब्लिक डिपॉजिट्स। अच्छा, पब्लिक डिपॉजिट्स जो है हमारे पास एक और मेजर सोर्स है मीडियम टर्म फाइनेंसिंग की और लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग की। अच्छा, ये अब इट नीड्स ऑफ अ कंपनी इज पब्लिक डिपॉजिट, द मनी रिसीव्ड और कलेक्टेड फ्रॉम पब्लिक either एज डिपॉजिट और लोन मे बी टर्म्ड एज पब्लिक डिपॉजिट। तो जो आप पैसे जो है ना, जो पब्लिक, एक आम लोग या हम लोग जैसे हैं, हम लोग आम लोग जो हैं, हम जब जाकर अपना पैसा जो है बैंक के पास रखवा देते हैं तो इसको कहते हैं पब्लिक डिपॉजिट, ठीक है। तो अब another major source of funding, the medium term and long term needs of a company is public deposits. The money received or collected from public either as deposit or loan may be termed as deposit, public deposit, ठीक है। अब
ये भी तो एक तरह से कंपनी के तौर पे काम कर रहे हैं। जो हमारे बैंक्स हैं ये हमसे डिपॉजिट लेते हैं, हमारे डिपॉजिट्स को ये यूटिलाइज करते हैं फर्दर बिजनेसेस के अंदर। समटाइम्स ये डिफरेंट जगह पे ये इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर उससे जो पैसे आते हैं फिर वो आगे फर्दर ये हमें एज अ प्रॉफिट जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जो आपके इवन बॉन्ड्स के ऊपर आपको अक्सर प्रॉफिट मिल रहा होता है, जो बॉन्ड्स निकलते हैं तो ये आपको उसी पे मिलता है। आगे इन्होंने फर्दर प्रोडक्ट्स परचेज किए होते हैं, उन्होंने फर्दर इन्वेस्टमेंट की होती है, जिसकी वजह से ये पैसा जो है फिर आगे आपको जो प्रॉफिट आ रहा होता है आपको दे रहे होते हैं। अच्छा, हायर परचेज हमारे पास क्या होता है? हायर परचेज इज द मेथड ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ द फिक्स्ड एसेट टू बी परचेज्ड ऑन फ्यूचर डेट under this method of financing the purchase price is paid in installment. Ownership of the asset is transferred after the payment of the last installment. आप इसके अंदर कोई चीज़ तो ले लेते हैं, इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, आप उसके ऊपर उसके इस्तेमाल पर आप जो है आप पैसे दे रहे होते हैं, ठीक है, इंस्टॉलमेंट में आप पैसे दे रहे हैं, और जो आपकी लास्ट इंस्टॉलमेंट होती है उस लास्ट इंस्टॉलमेंट पे वो चीज़ आपकी हो जाती है, ऑनरशिप आपको ट्रांसफ़र हो जाती है, ठीक है। ये हायर परचेज है, मतलब ये कि आपने थोड़े टाइम आपने कोई चीज़ ले ली, आपने उसके ऊपर इंस्टॉलमेंट देना शुरू कर दिया, जैसे मशीन्स इंस्टॉलमेंट पे अवेलेबल होती हैं, घर के हाउस के घर के जो बड़ी जैसे फ्रिज वगैरह हो गई, आपको जो जितनी बड़ी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज हैं ये आपको इंस्टॉलमेंट में मिलते हैं। तो ये बेसिक हायर परचेज की एग्जांपल है कि आप ले लेते हैं, आप उसके ऊपर जी जी मैम जब तक इसकी लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं होती है उसकी ऑनरशिप उसको ट्रांसफर नहीं की जाती? नहीं, उसको ट्रांसफर नहीं की जाती। हायर परचेज में आपको लास्ट इंस्टॉलमेंट पे जो है तब आपको ऑनरशिप दी जाती है। ओके, ठीक है, जब तक कि लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं करेंगे तब तक जो ऑनरशिप है ना, और उसकी जो पेपर्स हैं, उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपके उसके प्रीवियस ऑनर के पास ही रहेंगे, सेलर के पास रहेंगे, जिस सेलर ने आपको दिया। नहीं मैम वो डॉक्यूमेंट्स तो है, वो तो उसी के पास रहेंगे, वो तो लास्ट इंस्टॉलमेंट पर मिलेंगे, लेकिन वो हम उस चीज को यूज कर सकते हैं? हाँ, यूज कर सकते हैं, कोई कार हो, कोई बिल्डिंग हो, जी जी यूज कर सकते हैं, जी जी। ओके, इंस्टेंटली आपको वो चीज़ तो फौरन मिल जाएगी, लेकिन जो इसकी प्रॉपर ऑनरशिप है वो आपको लास्ट। जी जी, हमारे पास कुछ ऐसी चीजें होती है जिसकी कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होती। मिसाल के तौर पर हम फ्रिज लेते हैं तो उसकी कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होती, कोई फ्रीजर लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, मतलब कुछ चीजें होती है जिसकी डॉक्यूमेंट्स होती है, कुछ चीजें होती है जिसकी डॉक्यूमेंट्स नहीं होती, तो उसका क्या? फिर उस तरह की चीज़ें वो आपसे मेरे वैसे ये छोटी मोटी चीज़ें ज़्यादातर इसके अंदर आती भी नहीं है, इसमें बड़ी मशीनरीज आती हैं जिसके डॉक्यूमेंट्स होंगे, बड़ी जैसे गाड़ी वगैरह, ये सब चीज़ें जिसके डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं। और जैसे छोटी आपका ये हो गया तो इसको वापस ले लिया जाता है, या आप लास्ट लाइन में भी देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है, इन केस द बायर फेल्स टू पे एनी इंस्टॉलमेंट द गुड्स विल बी रीप्रोसेस्ड बाय द सेलर। वो चीज़ उठा ली जाएगी, आपसे ले ली जाएगी, वो वापस ले लेगा। तो अगर आप इंस्टॉलमेंट नहीं देंगे वो चीज़ आपसे वापस ले ली जाएगी। अगर घर की नहीं, घर तो एक होता है आपका वो जो आप लीज पे लेते हैं, ठीक है, एक आपका हायर परचेज है, या आप फौरन आपने आइटम ले लिया, आपने उसको यूज़ करना शुरू कर दिया, आपने उसके ऊपर इंस्टॉलमेंट्स दी, और इंस्टॉलमेंट्स के बाद वो उसकी ऑनरशिप आपको ट्रांसफ़र हो जाएगी। टिल द लास्ट पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट ईच इंस्टॉलमेंट इज ट्रीटेड एज हायर चार्ज, ठीक है, आपने उसको उसका जो चार्ज है वो आपने पे करना होता है हर इंस्टॉलमेंट का। अच्छा, लीज फाइनेंसिंग हमारे पास क्या है? लीज फाइनेंसिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग। ये आपका लीज फाइनेंसिंग जो है मीडियम और लॉन्ग टर्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, वेयर द ऑनर ऑफ एन एसेट गिव्स अनदर पर्सन। आप देखें एक एसेट जो है वो एक ऑनर जो है अपना एसेट जो है वो दूसरे को दे देता है, द राइट टू यूज दैट एसेट अगेंस्ट पीरियोडिकल पेमेंट्स। अब इसके अंदर आप पीरियोडिकल, अब इसमें और हायर परचेज में ये फ़र्क है कि इसमें आपको वो प्रोडक्ट अपना जो एसेट है वो दे देता है, आप यूज़ करते हैं, उसके ऊपर आप पीरियोडिक पेमेंट्स देते हैं उसको यूज़ करने की, लेकिन ऑनरशिप आपकी नहीं होती पूरी ज़िंदगी। आप जैसे घर में रह रहे हैं रेंटेड हाउस में, तो वो कभी भी आपकी ऑनरशिप नहीं होगी। रेंटेड कार जो आप लेते हैं, आप जितनी देर इस्तेमाल कर रहे हैं वो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो कभी भी ऑनरशिप आपको नहीं हो सकती उसकी। सो द ऑनर ऑफ द एसेट इज नॉन एज लेसर। जो ऑनर होता है, जो एसेट देता है अपना, उसको हम लेसर कहते हैं, और जो बंदा उस एसेट को यूज़ कर रहा होता है उसको हम लेसी कहते हैं।
The periodical payment made by the lessee to the lessor is known as lease rental. इसको हम lease rental कहते हैं, rental कहते हैं, ठीक है। इन टर्म्स को ज़रा याद रखना आप लोग, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव्स भी होंगे। जैसे लेसर हो गया, लेसी हो गया, लीज रेंटल हो गया, दीज आर इम्पोर्टेंट टर्म्स। मैम जी जी मैम, ये जिस तरह का ये अब जैसे ये सदर का इलाका है, तो मैम यहाँ पे परमानेंट हाउस नहीं देते ना, लीज पे 99 ईयर्स के लिए देते हैं, तो वो भी इस तरह इसकी एग्जांपल हो सकता है? जी जी बिल्कुल, क्योंकि एंड में तो 99 ईयर्स भी है, लेकिन एंड में तो ऑनरशिप तो आपकी नहीं है ना, वो ऑनरशिप तो उन्हीं तो की है, मैम इन क्योंकि आप उसको 99 ईयर्स के दौरान तो हमारी ऑनरशिप है ना, मतलब ये जितने साल हम वहाँ स्पेंड करेंगे उस वक्त तो वो घर हमारा ही होगा ना। आप उसको बेच नहीं सकती, आप उसके अंदर मेजर कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकती। आप कमरा बनाए, वो आकर तोड़ देंगे, जैसा उन्होंने बनाया वैसा ही रहेगा। लोग छुप छुपा के थोड़ा बहुत कर लेते हैं, लेकिन द मोमेंट पीडीए आ गया तो पीडीए, वो उसको क्या कहते हैं, इसका एक स्पेसिफिक नाम है उर्दू में इन घरों का, ये जो सदर में है, क्योंकि इसकी ऑनरशिप गवर्नमेंट के पास है। सही मैम, ठीक है। जी, तो देखिए ऑनरशिप इज बेसिकली जिसमें आपके पास फ्री एंड हो, आप उसके पैसे को यूटिलाइज करें। आप उस घर के पैसे को यूटिलाइज ही नहीं कर सकती, आप उसको बेच के उसका पैसा कहीं और नहीं लगा सकती। अच्छा, अब हमारे पास हैं करेंसी बॉन्ड्स। करेंसी बॉन्ड्स आप में से किसने लिए? यस मैम। ठीक है। So, foreign and domestic entities, business organization raise medium and long-term finance through issue of currency bonds having maturity period ranging between 9 months to 30 years. They are popular amongst investors because they offer better rate of interest and yield. Currency bonds are also issued by governments. तो ये जो हमारे पास बॉन्ड्स आ जाते हैं, हम लोग बॉन्ड खरीद लेते हैं। और बॉन्ड देखिए, दो टाइप के बॉन्ड, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ बॉन्ड बेसिकली। तो एक तो बॉन्ड्स आपके पास वो है जिसमें जो एक नॉर्मल नेचुरल हम लोग बैंक से खरीदते हैं, और स्टेट बैंक का से हम खरीद लेते हैं। अच्छा, स्टेट बैंक जो है ये आपका गवर्नमेंट की तरफ से है, ये हमारा मेजर बैंक है। यही बैंक जो है आपके पैसे इशू कर रहा है, इसी के पास आपका गोल्ड का रिजर्व है। तो अगर आपके पास एक जैसे आपके पास अगर 100 रुपये का नोट है, तो बेसिकली इसका मकसद मतलब ये होता है कि 100 रुपये का जो गोल्ड है वो स्टेट बैंक के रिजर्व में होगा। तो उस 100 रुपये के गोल्ड के बदले ये जो आपको 100 रुपये का नोट उसने इशू कर दिया। ये आपको पता है ना किस तरीके से ये गोल्ड और ये पैसों की वो है। यस मैम, हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, बेस्ट, इन्फ्लेशन में। ठीक है ठीक है। और किस तरीके से ये स्टार्ट हुआ था? गोल्ड, पहले तो गोल्ड में ट्रांजैक्शन होती थी, वो चेंज कैसे हुई पैसों में, पेपर मनी में कैसे चेंज हुई? क्योंकि मैम गोल्ड जो था उसकी ट्रेडिंग करने में प्रॉब्लम होती थी, वो मतलब एक सॉलिड एटम था मैम, उसको कैरी करना, तो उसलिए उन्होंने इसके उसमें उससे रिलेटेड इन्होंने ये करेंसी नोट इशू की, क्योंकि ये पेपर होता है, ये पेपर मनी जो होती है मैम, इसकी वैल्यू विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री होती है, ये किसी दूसरी बाउंड्री की कंट्री में फिर वो पेपर मनी यूज नहीं होती, इसलिए ये पेपर मनी इजीली कंफर्टेबल भी होती है ले जाने में भी, इसलिए मैम इन्होंने गोल्ड के उसमें इसको रिजर्व, गोल्ड को रिजर्व किया और उसके उस हिसाब से उन्होंने पेपर मनी इशू की। लेकिन बिल्कुल स्टार्ट में बड़े बड़े मर्चेंट्स थे, और मर्चेंट्स आपस में जो गोल्ड ट्रेडिंग होती थी ये मैम करते वो थे। फिर वो चीजों की ट्रेडिंग करते थे, मतलब अगर आपने जी किसी से किसी इतनी चीज ली है तो वो उतनी ही पैसों की आप कोई चीज जी उनको उसके बदले में जी। देंगे। मैम और पहले फिर ऑब्जेक्ट्स की, एसेट्स की एक्सचेंज होता था, फिर मैम कॉइन्स आ गए थे, फिर कॉइन्स मैम लाने ले जाने में बहुत हैवी होते थे, फिर उसके लिए बैंक्स बनाए इन्होंने, फिर उसके बाद इन्होंने मैम पेपर मनी इशू की थी। वेरी नाइस, ठीक है। तो वही उन्होंने पहले पहले स्टार्ट में तो यही हुआ कि जिस तरह उसकी जगह कॉइन्स दे रहे हैं, तो किसी एक टाइम पे कोई बंदा कॉइन नहीं दे सका, उसने पेपर पे लिख दिया कि जी मेरी मैं इतने कॉइन्स आपको बाद में दे दूंगा, ये पेपर आप रख लो अपने पास। उस बंदे को उस टाइम पे पैसे ज़रूरत पड़ गई, जैसे कल मैं आपको ABC का बता रही थी। सो ABC मैंने वो ग्राफ सा बनाकर, तो दूसरे बंदे ने जाकर पेपर आगे दे दिया, अर्जेंट चाहिए था कि जी आप जाकर लेट्स से रोहमा हैं, हारिस हैं, और हमारे पास असद हैं। तो असद ने जो है हारिस से जो है कोई मोबाइल फ़ोन ले लिया, उस मोबाइल फ़ोन की जगह उन्होंने एक गोल्ड कॉइन देना था, तो उस टाइम पे उनके पास नहीं है, उन्होंने एक पेपर पे लिख दिया ये कॉइन जो है मैं 1 महीने बाद दूंगा। अब हारिस के पास वो आ गया पेपर, ठीक है। उन्हें अब बीच में 1 महीने के बीच में हारिस को पैसे चाहिए थे, रोमा के पास गया, रोमा से कहा कि मुझे पैसे चाहिए, मुझे आप रोमा को उन्होंने पैसे देने थे किसी चीज़ के,
रोमा से कोई चीज़ ली हुई थी या वट एवर द सिचुएशन वॉज, और उन्होंने वही पेपर जो है रोमा को दे दिया कि जी असद जो है वो डायरेक्टली आपको इतने पैसे दे देगा। सो इस तरीके से फिर वो चेन चलती रही और फिर उसके बाद लोगों को समझ आई कि अच्छा हम अब तो पेपर करेंसी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, बैंक वगैरह ने फिर पहला बैंक बन गया और फिर उसके बाद यही चीज़ जो है आम हो गई और पैसे करेंसी हमारे पास गोल्ड जो है कन्वर्ट हो गया करेंसी में। और इसी तरीके से जितने रिजर्व्स हमारे पास पड़े हैं गोल्ड के, अगर गोल्ड के रिजर्व्स हमारे पास कम हो और उसके बिहाफ पे पैसे ज़्यादा मार्केट में इशू हो जाएं तो फिर हमारे पास इन्फ्लेशन आ जाता है। सो करेंसी बॉन्ड बेसिकली जब आप बॉन्ड लेते हैं और बॉन्ड के ऊपर एक तरह से तो ये होता है कि कुछ 4 मंथ्स बाद, 3 मंथ्स बाद, 1 ईयर बाद आपका वो बॉन्ड निकलता है और उसमें आप अपना बॉन्ड चेक करते हैं। अगर आपका नंबर उसके अंदर मौजूद है तो आपको उसके ऊपर कोई प्रॉफिट मिल जाता है, और अगर आपका उस नंबर नहीं आया एक जस्ट एक रैंडम लकी ड्रॉ की तरह से होता है। और दूसरा ये है कि मैच्योरिटी होने पर एक तरह के बॉन्ड्स ये भी होते हैं कि मैच्योरिटी होने पर, ये आपका बेसिकली फाइनेंस में आप बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, अभी हमें इसमें इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो वो ये है कि आप मैच्योरिटी पीरियड जब आपका हो जाता है तो उसके ऊपर आपको कोई अमाउंट दे देते हैं। सो ये एक कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग है। जब वो इशू करता है लोगों के डिपॉजिट्स आ जाते हैं तो उसको पैसा मिल जाता है और उस पैसे को वो वर्किंग कैपिटल एज अ वर्किंग कैपिटल फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मीडियम टर्म के लिए यूज़ कर सकता है। इंस्टॉलमेंट क्रेडिट्स हमारे पास, इंस्टॉलमेंट क्रेडिट इज अ लोन फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है। द borrower agrees to make a set number of monthly payments at a specific dollar amount. इंस्टॉलमेंट क्रेडिट आप जो कर्जा लेते हैं सिंपल उस कर्जे को जो आपने कर्जा बैंक से लिया और उसके ऊपर आप इंटरेस्ट दे रहे हैं, ठीक है, फिक्स्ड इंटरेस्ट दे रहे हैं। एन इंस्टॉलमेंट क्रेडिट लोन कैन हैव अ रीपेमेंट पीरियड lasting from months to years until the loan is paid off. जितना आपने डिसाइड किया है ना, अब देखें आपने डिसाइड किया हुआ है कि जी 4 इयर्स में आपने अपना लोन वापस करना है, तो 4 इयर्स के ऊपर आपका जितना फिक्स्ड आपने इंटरेस्ट रखा हुआ है, आप जो इंटरेस्ट फिक्स मनी आप उनको वापस कर रहे हैं, तो दिस इज समथिंग इंस्टॉलमेंट क्रेडिट नोन एज इंस्टॉलमेंट क्रेडिट्स, जिसके ऊपर आपको इंस्टॉलमेंट पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। अच्छा, बात अब आ जाती है हमारी लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की। तो इसमें हमारे पास शेयर्स पहला बेसिकली, जी मैम ये बॉन्ड में जो है अगर एक बॉन्ड की लाइफ जो हो 20 ईयर और हम उसको खरीदते वक्त उसकी लाइफ 10 ईयर रह गई हो, मैम ये तो ऐसा होता है कि हम बॉन्ड खरीदते फिर अक्सर वापस कर देते हैं, फिर वो किसी और को सेल आउट कर देता है, इस तरह होता रहता है। अगर एक बॉन्ड की मैच्योरिटी लाइफ जो 20 ईयर हो और अगर वो हमको सेल करते वक्त उसकी लाइफ जो है वो 10 ईयर रह गई हो, तो फिर इसके लिए कोई ऐसी है अगर हम इसको 20 ईयर तक रख सकते हैं अपने पास? मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया, जरा एक बार रिपीट कर सकते हैं? मैं करूं? नहीं, कुछ तो मैं तो ना इंग्लिश में कर दें जी। मैम मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाद औकात ऐसा होता है कि हम कोई बॉन्ड खरीदते हैं फिर थोड़े अर्से बाद उसको वापस फरोख्त करते हैं, उसको हम किसी और बंदे को फरोख्त कर देते हैं। बैंक से हमने लिया हम या वापस बैंक में दे रहे हैं? अच्छा, बैंक वापस देने का कह रहे हैं आप, ठीक है। यस मैम। तो बाद औकात ऐसा होता है कि जो हम जो बॉन्ड खरीदते हैं अगर उसकी पूरी लाइफ जो हो 20 ईयर होगा, वो कहते हैं कि ये 20 ईयर तक ये बॉन्ड चलेगी। अगर हम खरीदते वक्त इसकी लाइफ जो है वो 10 ईयर गुजर चुकी है और 10 ईयर बाकी हो, तो हम उसको 20 ईयर तक रखेंगे या 10 ईयर तक रखेंगे मैम? अगर आप बैंक से ले रहे हैं ना तो बैंक तो आपको बता देगा कि 10 ईयर्स है या 20 ईयर्स है। अगर 10 ईयर्स है तो 10 ईयर, देखिए अभी थोड़े दिन पहले मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अभी 40,000 का इन्होंने बॉन्ड ख़त्म किया बैंक में। हो सकता है उसकी मेरे पास भी वो बॉन्ड था, तो देयर वाज नॉट, उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया हुआ था कि इसकी लाइफ कितनी है। सो आई वाज कीपिंग इट एज अ कि भाई काफ़ी अर्से तक मैं रखूँगी। एकदम से अनाउंस हो गया जी 40,000 का बॉन्ड हम ख़त्म कर रहे हैं, आप ये वापस कर दें। जो लोग वापस नहीं करेंगे उसके एक्सपायर हो जाएंगे बॉन्ड्स। फिर जाकर मैंने वो वापस किया तो उन्होंने वो लेकर वापस सबसे जितने भी पूरे पाकिस्तान से उन्होंने 40,000 की वो वाली स्पेसिफिक टाइप ऑफ बॉन्ड्स उठा ली। फिर उन्होंने अगेन उन्हीं 40,000 की दूसरी टाइप इंट्रोड्यूस की और उसमें अलग तरह की टर्म्स एंड कंडीशन से, मुझे अब थोड़ी सी टर्म्स एंड कंडीशंस भूल गई हैं,
उसमें ये जिस तरह से 4 मंथ्स के बाद आपका प्राइस निकलता है, इस तरह से नहीं था, उसकी प्राइसिंग और तरह से थी। असल में वो ये चीज़ ख़त्म करना चाह रहे थे कि लोग इतना ज़्यादा रिजर्व में मनी ना रखें, इतने बड़े बॉन्ड्स ना रखें, छोटे छोटे बॉन्ड्स वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और जो 40,000 के मतलब इंट्रोड्यूस किया मैम कि वो खत्म करने से पहले वो अनाउंसमेंट करते हैं जी कि वापस कर दे। जी अनाउंसमेंट करते हैं, ठीक है, प्रॉपर अनाउंसमेंट की थी। इवन उन्होंने जो डेट दी थी उसके बाद भी फिर उन्होंने उसको दोबारा से रीस्केड्यूल किया, अखबारों में आया, न्यूज़ पे आया। तो जिसने बॉन्ड्स लिए होते हैं वो इस चीज़ से एक्टिव रहता है हर वक्त। अब मेरे पास हैं तो मैं वो देखती रहती हूँ, न्यूज़ पे भी देखूंगी, तो वो अल्टीमेटली उस बंदे को पता चल जाता है बॉन्ड्स ख़त्म होने वाले हैं। तो ऐसा नहीं होता कि कोई बंदा लेकर रखा हुआ और उसको इसकी खबर ना हो, वो न्यूज़पेपर्स देखता है फिर। यस मैम मैं यही पूछ रहा था। हाँ हाँ बिल्कुल नहीं, हम एक्सेप्ट नहीं करते, कहते हैं कि ये सूद में आता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब देयर इज समथिंग, अभी देखें, मैंने खुद भी, जब मैं बॉन्ड्स में खुद भी अब कम कर रही हूँ, उस टाइम तक ये वाली चीज़ें इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी लोगों में। एक सूद में डायरेक्ट ये आता था कि बैंक में आपने, जैसे मेरा तो करंट अकाउंट है, दूसरा अकाउंट आपने बना लिया तो आपने उस अकाउंट में आपको कुछ इंटरेस्ट मिल रहा है, इसी को सूद समझा जाता था। या आपने लोन लिया है, लोन के पैसे वापस दे रहे हैं और उसके ऊपर आप एक्स्ट्रा चार्ज देते हैं, इसी को सूद समझा जाता था। अब तो ये आपकी जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, कहते हैं ये भी सूद है। इंश्योरेंस कंपनीज के साथ लिंक्ड कंपनीज हैं, कहते हैं वो भी सूद है। मैं RMI में जॉब कर रही थी, सो RMI में आई वाज अ प्रोजेक्ट ऑफिसर इन, कौन सा प्रोजेक्ट था, इंश्योरेंस कंपनीज के साथ, पैनल कहलाता है। तो उसमें इंश्योरेंस कंपनीज जो थी वो लिंक थी, उनके हर वक्त जो प्रोजेक्ट्स थे जो मैंने डील करने थे, हर वक्त इंश्योरेंस कंपनीज के साथ, जुबली और ये सब है इनके। तो आई केम टू नो थोड़े टाइम के बाद कि कि अगर मैं उनके साथ लिंक्ड में जॉब कर रही हूँ तो वो मेरा भी इंटरेस्ट में आएगा। आई लेफ्ट दैट जॉब। लेकिन स्टिल फिर अगेन अगर आप देखें फॉरेन में जाएं तो अब्रॉड में हर चीज़ आपकी इंटरेस्ट पे चल रही है। वहाँ पर मुस्लिम्स को अलाउ नहीं है कि वो उसके बगैर ऐसे किए, उनको हर चीज़ की इंश्योरेंस करवानी है, उनको अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस करवानी है, घर की करवानी है, हर एक चीज़ की लाजमी उनके पर ऑब्लिगेटरी होता है कि उन्हें इंश्योरेंस करवानी है। जी जी मैम मुझे एक काम आ गया मैम, आई हैव टू गो। अगर आप मेरी अटेंडेंस लगा दे तो एक क्लास की लग जाएगी जी, ठीक है। इसमें मैम आप आज 1.5 2 और क्लासेस लेंगी? ये 1.5 और की में 2 सेशंस होते हैं ना, तो फर्स्ट सेशन की आपकी लग जाएगी, ये भी मैम एंड असल होने वाला है। जी में जी मैम घर में गेस्ट आए हैं तो मैम इसलिए ठीक है, एक नहीं, मैं सेशन, नहीं कर सकती। ठीक है कोई बात नहीं, ये लग जाएगी आपकी फर्स्ट सेशन की। स्क्रीनशॉट ले लें, कोई एक बंदा स्क्रीनशॉट ले ले, क्योंकि अभी जी जी टाइम मैम। एंड होने ले वाला है। लिए मैम। परफेक्ट, ये क्लास एंड होगी तो इसके बाद दोबारा से आप लोगों ने ज्वाइन करना है। मैं आपको क्या जी बता रही थैंक थी? यू सो मच मैम। ओके वेलकम। कौन है ये, निम्रा है, कौन गया है? रुमा गई है मेरे ख्याल से। मैम रोमा। ओके ओके ठीक है रुमा, सही रुमा, उसकी ले लिए अच्छा मैंने मैम। सही है। अच्छा मैं आपको क्या बता रही थी, मेरे माइंड से निकल गई, क्या हम बात कर रहे थे? मैम हम ये बात कर रहे थे कि पहले इतनी कोई इतनी अवेयरनेस नहीं थी, सिर्फ हाँ एक्स्ट्रा मैं आपको, चार्जेस देने की जी बार उस पर उसको सूद इंटरेस्ट समझा जी जाता था। जी। सो अब अवेयरनेस आती जा रही है, लोगों को पता चल रहा है। इवन ये कि जो आपके इस्लामिक बैंक्स हैं, पहले स्टार्ट में जैसे ही ये शुरू हुए तो बड़ा एक वो हो गया ना कि अच्छा इस्लामिक बैंक्स आ गए हैं, तो लोगों ने शिफ्ट अपना कर दिया, कमर्शियल बैंक से इस्लामिक बैंक की तरफ जाना शुरू किया। फिर दोबारा अवेयरनेस आई और पता चला जी इस्लामिक बैंक भी कान एक तरफ से नहीं दूसरी तरफ से पकड़ के हमारे सामने वही चीज़ लेकर आ रहे हैं और कह रहे हैं इस्लामिक बैंक है। सो ये चीज़ तो ऐसी है, जितना हम इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं ना, बहुत इस तरीके से हम घिर चुके हैं कि इससे हमें निकलना बड़ा मुश्किल हो गया खुद को। अब फ़ॉरेन के हिसाब से इवन ये आप लोग इस्लामिक फाइनेंस, आपका इस्लाम पूरा सब्जेक्ट आएगा, उसमें आप लोग डिटेल से पढ़ेंगे पे कि फ़ॉरेन में तो मुफ्तियों ने इसके हिसाब से फतवे भी जारी कर दिए हैं कि हाँ उनके लिए अलाउड है, क्योंकि उनके पास और कोई हल ही नहीं है, उनके लिए किसी और तरह टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से उनके लिए वो अलाउड है। सो यस यू आर राइट। ये जो बॉन्ड्स हैं कहते हैं कि ये, क्योंकि इसके अंदर आपको कभी लॉस नहीं हो रहा, सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो रहा है। सो इसको कहते हैं कि ये, कुछ लोग कहते हैं कि अलाउड नहीं है, कुछ कहते हैं अलाउड है। सो बेहतर है कि इंसान ना ही ले। फिर हमारे पास अच्छा अब इसमें जो लॉन्ग टर्म फाइनेंसेस हैं, इसमें हमारे पास इक्विटी प्रेफरेंस शेयर्स की मैं बात कर रही थी। ये बेसिकली शेयर्स हमारे पास लॉन्ग टर्म में आ जाते हैं, क्योंकि जब आप खरीद लेते हैं किसी कंपनी के शेयर्स तो फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आप रखते हैं, फिर वो सेकेंडरी मार्केट में रोटेट होता रहता है। डिबेंचर्स हो गए, टर्म लोन्स हो गए, हम डिटेल से डिस्कस करते हैं अभी। रिटेन्ड अर्निंग्स है आपकी और लीज फाइनेंसिंग अगेन।
ये हमारे पास आ गया। अच्छा, अभी आपके पास कोई क्वेश्चन है तो ज़रा पूछ लें। ये मैं कह रही हूँ कि दूसरी कॉल स्टार्ट हो तो तब मैं स्टार्ट करूँ। फिर कोई क्वेश्चन है कोई रिगार्डिंग योर प्रेजेंटेशन एग्जाम से रिलेटेड? मैम नेक्स्ट क्लास मंडे को है और आपने डेडलाइन प्रेजेंटेशन की जो अपलोड